हेलो स्टूडेंट, प्रीति इनसाइड एकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसे कि कल परीक्षा होनी है और जो है अब समय नहीं बचा है, तो मैंने सोचा एक आखिरी क्लास जो कि PYQs की है तो आप लोगों के लिए बना दी जाए। तो ज़्यादा बड़ी मैराथन नहीं रहेगी, कुछ 30-35 क्वेश्चन की रहेगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि जो है कैसी मेरी तैयारी है। ठीक है, तो मैं यहाँ CDP की ही कराने वाली हूँ, क्योंकि CDP अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरा समझ लिए जो आपका पेपर है आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम जो कि CDP पेडागोजी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, वो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया था। अगर आप सबने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ताकि आप वहाँ पे जाके किसी भी तरह की परेशानी ना उठाएं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज़ ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू 3 broad domains such as physical, cognitive, emotional and social. So far as developmental process is concerned, these domains. कहने का मतलब ये है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो कहाँ तक संबंधित है इसके ऑप्शन देखेंगे हम। तो ऑप्शन ए है डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग अदर, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से। क्या ये सही होगा इसका ऑप्शन? या ऑप्शन बी पे चलेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि डेवलप इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन, है ना, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। क्या ये दे होगा? या ऑप्शन सी है डेवलपमेंट पार्टियरली, आंशिक रूप से विकसित। या फिर ऑप्शन डी होगा डेवलपमेंट रैंडमली, बेतरतीब रूप से विकसित। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ये देखिए यहाँ भी आंसर बी ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि कह रहा है कि अ चाइल्ड हु इज़ हाई और लो इन अ करेक्टरिस्टिक सच एज वर्बल एबिलिटी विल रिमेन सो एट लेटर एजेस। दिस स्टेटमेंट स्ट्रेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, या बयान के महत्व पर जोर देता है। तो क्या जोर देता है, चलिए देखते हैं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, या बयान के महत्व पर जोर देता है। क्या है? ऑप्शन ए है अर्ली एक्सपीरियंसेस, प्रारंभिक अनुभव। ऑप्शन बी है एनवायरनमेंट, वातावरण। ऑप्शन सी है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। ऑप्शन डी है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों। तो आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं हम। तो आपको जैसे कि समझ में आ ही गया होगा इसके ऑप्शन से कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन सी, हेरिडिटी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, या बयान के महत्व पर जोर देती। तो यहाँ पे वातावरण इसलिए नहीं होगा, आनुवंशिकता था, वातावरण इसलिए नहीं होगा। मैं आपको समझा दे रही हूँ, क्योंकि सबसे सही जो ऑप्शन लग रहा था वो ऑप्शन डी लग रहा था, लेकिन क्यों नहीं होगा वातावरण ये बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जोड़ा गया है कि वो बाद के उम्र में भी रहेगी। ठीक है, जो अभी है वो बाद के उम्र में रहेगी, लेकिन तो बाद के उम्र का मतलब ये है कि बाद में वातावरण भी चेंज हो जाता है। कभी क्या होता है कि देखिए एक ग्रामीण, छोटे से ग्रामीण का बच्चा, मतलब गाँव का बच्चा, वो जाके सिटी में रहने लग जाता है, तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो वो सिटी के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जीने लगता है। मतलब वो सब चीज़ें एक्वायर कर लेता है जैसे सिटी वाले लोग करते हैं, रहते हैं ना, अच्छी भाषा, अच्छा पहनाव, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, है ना। तो इन्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आनुवंशिकता जो है वो जन्म से कब्र तक रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा पूरा कि क्यों नहीं होगा इन्वायरमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे देखिए आंसर सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपके सामने कह रहा है कि द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज या डिस्कस इन लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड एज, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के
नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। यहाँ पर प्रभात लिखा है लेकिन ये प्रभाव का नियम होगा। प्रभाव मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, माफ़ करिएगा, प्रभाव। तो प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सपीरियंस एक्सरसाइज, श्रम का नियम। लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट मतलब प्रबलन का नियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है हम बाद में जानेंगे, पहले इसका हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो हो रही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ भी दे रखा है, तो आप बताइएगा कमेंट में कि ये तीनों नियम किसने दिए हैं, ठीक है। मैंने इसको करा रखा है, इसकी क्लास भी करा रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि इन पावलॉस एक्सपेरिमेंट द डॉग salivated not only when meat powder was placed directly in his mouth but also before that, Lee when heard the trainer's footsteps coming down the stairs. This phenomenon इस कॉल्ड एज, मतलब कहने का मतलब ये है कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने पर लार टपकाता है, अपितु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस समृद्धि को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है ना। पावलाव ने बेल बजाई थी, है ना, लेकिन यहाँ पे मांस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो फिर घूम जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो है विलोपन, या ऑप्शन बी है यहाँ पे अनकंडीशनल म्यूलिस, बिना शर्त प्रोत्साहन, या स्टुमुलस होगा यहाँ पे, स्टुमुलस होगा यहाँ पे, म्यूलिस नहीं होगा, स्टुमुलस है ना। तो यहाँ पे स्टुमुलस होगा, या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स अनुकूलित उत्तेजना, उत्तेजना, या फिर रेडीनेस तत्परता। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतलब कंडीशनल रिफ्लेक्स, है ना, मतलब कंडीशनल उत्तेजना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ भी दे रखा है। वही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि कह रहा है कि कॉग्निशन डेवलप्स थ्रू द कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द एनवायरनमेंट, दिस प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतरक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है या सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। क्या होता है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑप्शन सी है टॉलमैन के संकेत अधिगम में, ऑप्शन डी है कोहलर के अधिगम सिद्धांत में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा इसका चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जीन पियाजे जी की, ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। क्यों हो रही है चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतरक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, सिद्धांत में प्रतिबंधित होता है। तो जैसे कि अनुभूति मतलब विचार की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे विचार की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे पियाजे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे भी देखिए आंसर बी ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया है जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया है जाना जाता है। फिर से एक बार हम दोहराएंगे क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं, है ना, पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया है जाना जाता है। तो इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इन पियाजेस थ्योरी अ प्रोसेस विच इज़ द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, बिटवीन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस इज नोन एज, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन इसको देखेंगे। ऑप्शन ए है एसिमुलेशन समावेश, ऑप्शन बी है एकमेंडेशन समायोजन, ऑप्शन सी है एक्विलिब्रिएशन संतुलन, ऑप्शन डी है नॉलेज डिस्टर्बेंस ज्ञान विघ्न। तो इसका आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा संतुलन, है ना, नए और पुराने के बीच संतुलन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इनके क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिक्यूशन फॉर यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट। निम्न में से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? क्या नहीं है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्राओं को बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। ऑप्शन बी है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरक्षित बातचीत है। ऑप्शन सी है क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना। ऑप्शन डी है एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा आंसर नंबर बी, जो कि इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द स्टूडेंट, है ना। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है ना। तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एज पर इरेक्शन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्वायर्स इन 8 stages. A student of class 3rd around 9 years corresponds to which stage of development। मतलब इरेक्शन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों है, यहाँ पे बरणों नहीं है, तो चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑटोनोमी, शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता। ऑप्शन बी है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फोरियोरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। ऑप्शन सी है इंटिटेटिव वर्सेस गिल्ट, नेतृत्व बनाम अपराध। या ऑप्शन डी है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, जो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट, या एक मानकीकृत परीक्षण है। ऑप्शन बी स्टूडेंट स्कोर इज इंटरप्रिएटेड बाय कंपेयरिंग इट विथ हाउ अदर्स परफॉर्मेंट, छात्र के स्कोर की तुलना इसकी तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। ऑप्शन सी है कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। ऑप्शन सी है छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे क्योंकि दिख ही गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बिना किसी झिझक के हम चलते हैं कि आपने देख ही लिया है, यह एक मानकीकृत परीक्षण है, ठीक है। यहाँ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात हो रही है ना, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन टेस्ट में क्या अंतर होता है, ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है मापन एवं मूल्यांकन में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीए 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, क्या ये होगा? ऑप्शन बी है सुनिश्चित करना कि छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए अधिगम में जल्दबाजी ना हो। ऑप्शन सी विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भों का निवारण सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा भाई, लचीला बनाने की बात तो की गई थी कि परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाओ, उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, है ना। या सुनिश्चित करना कि छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए अधिगम में जल्दबाजी ना हो, तनाव को दूर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे यही एक करेक्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ भी यही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि कह रहा है ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दिया है? तो यहाँ पे जो ECC का फुल फॉर्म है वो है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन
ठीक है। तो यहाँ पे किस पे बात हुई है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है सार्वभौमिकरण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी समग्र विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे समग्र विकास है ना। तो ऑप्शन सी समग्र विकास की बात की गई है ना, जो कि ईसीसी में की गई है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, एक बार अगर आप देख के जाएंगे तो आपका सीडीपी रिवीजन हो जाएगा, इतना तो भरोसा है मुझे। और क्वेश्चन जैसे कि पीवाईक्यूज लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अंतिम दिनों में। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं रिवीजन किया है, नहीं देखा है, तो अगर ये क्लास देख लेंगे तो आपका भला उसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब सामने आता है तो मान लीजिए क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम कभी नहीं आता है, या कभी कभी रेयर ही हो सकता आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो जो कॉन्सेप्ट और टॉपिक रहेगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसके विषय में बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण गतिविधियों के निर्माण की रूपरेखा प्रदान करता है। तो यहाँ पे NCERT की बात की जा रही है, NCERT की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है NPE, ऑप्शन बी है NCF, ऑप्शन सी ICDS, या ऑप्शन डी ESSE। तो किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो NCF की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो कि 13 है, ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है फिर से आ गया है, मेरे ख्याल से दोहरा गया है। तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए किस पे बल दिया है देख लेंगे एक बारी हम, जो कि समग्र विकास ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, दोबारा रिवीजन हो गया अगर आ गया तो। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि ICC स्तर पर राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ने किस पर बल दिया है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो है इसका आंसर चेंज है, ठीक है। तो इसको समझ के करिएगा अपना कि ICC स्तर पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा ने 2005 ने किस पर बल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सार्वभौमिकरण की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप समग्र विकास के साथ ही जाएंगे, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर ये माना गया है। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड जो मानता है वही सही होता है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा से रखने का यही मकसद था कि मतलब ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप समग्र विकास के साथ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि कह रहा है कि मई 16 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन देखेंगे इसकी किसके समक्ष प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन सी है रीना रे, ऑप्शन डी है सी श्री संजय धोत्रे। तो किसके समक्ष की गई थी, तो जैसे कि NAP 2020 मैंने करा रखा है, तो यहाँ पे स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैंने यहाँ पे आंसर इसलिए दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की कि NAP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही है, वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। तो यहाँ पे क्या है देखेंगे ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3+4+4+5, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5+3+3+4, ऑप्शन सी कह रहा है 4+3+3+5, ऑप्शन डी कह रहा है 5+4+3+3। तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए बताते हैं कि NAP 2020 मैंने डिटेल में करा रखी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह के मतलब 2-3 तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि 5, 3, 4 इस तरह भी रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने याद रखा हुआ, चूँकि मैं
जो है हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा इस मामले में भी इसको रख सकते हैं 53-34 है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा गिनती का वो हो सकता है समस्या, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको आसानी होती है 53-34 से, याद रखिए, ठीक है, 53-34। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो किस कक्षा तक दिया गया है? ऑप्शन ए कक्षा 3, ऑप्शन बी कक्षा 4, ऑप्शन सी कक्षा 5, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो ऑप्शन सी की बात की गई है, कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे भी सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जून 17 में नवगठित ड्राफ्टिंग नेपी 2020 के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है वसुधा कामत, ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी है KJ अल्फोंस, ऑप्शन डी है रामशंकर कुरील। तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए चलते हैं ऑप्शन बी के साथ, के कस्तूरी रंगन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर हम, तो किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2028, ऑप्शन डी है 2030। तो किस कब तक, तो यहाँ पे कब तक रखने की बात हो रही है? 2030, ठीक है, 2030, जो कि ऑप्शन नंबर डी है ना। तो यहाँ पे बीएड को 4 वर्षीय करने की बात की जा रही है, जो कि 2030 तक बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो कितना रखा गया है? तो यहाँ पे जो रखा गया है लक्ष्य, वो रखा गया है 50%, ठीक है। तो यहाँ पे 50% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबरों पे मत जाइएगा, ठीक है, वो मैंने एक ही साथ PDF मर्ज की हुई है, इसलिए आपको नंबर से मतलब नहीं है, आप बस पढ़ते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, मैं यहाँ पे बोल दिया करूँगी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्टी इन हैंडराइटिंग इज कॉल्ड, मतलब एक अधिकम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई है ना, लिखावट में कठिनाई शामिल है, कहलाता है। मैंने ये भी डिसेबल्ड विकार आपको कराए हुए हैं। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी है आपका ध्यान अभाव अतिसक्ता विकार, ADHD। तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए डिस्ग्राफिया के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन होगा डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब चित्र से याद रखिएगा। तो लेखन में समस्या जो होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। डिसलेक्सिया पढ़ने में संबंधित विकार होता है, और डिसलेक्सिया जो होता है वो आपका डिस्कैल्कुलिया, माफ़ करिए, डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणित संबंधी विकार होता है। और अगर ये ध्यान अभाव अतिसक्ता के विकार करें तो वो ADHD है, जो कि इसमें बच्चा जो है वो मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवोल्यूशन, मतलब निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित, कौन सा संबंधित है? चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, क्या ये होगा? ऑप्शन बी है शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन करना, ऑप्शन डी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो बात किसकी की जा रही है यहाँ पे? आपकी समेटिव इवोल्यूशन की बात हो रही है। तो जो कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि ऑप्शन डी होगा इसका, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा यहाँ पे, 23 हो जाएगा, 23 होगा क्वेश्चन नंबर। तो 23 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डन सेज दैट देयर आर मेनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और फॉर्म्स ऑफ माइंड विच वन इज़ ए कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस एज सजेस्टेड बाई हिम। कहने का मतलब यह है कि हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग एक के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी बुद्धि है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रचनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है नेचुरलिस्टिक मतलब प्रतिवादी कौशल या बुद्धि, ऑप्शन सी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए
आंसर नंबर सी के साथ हम जाएंगे। और ये जो तीनों हैं आपकी विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक जो हैं वो स्टर्नबर्ग ने दी हैं, स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई है, ठीक है, जिसे ट्राई या त्रितंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे भी, ठीक है, मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलेंगे। यहाँ पे 24 क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। क्या है? ऑप्शन ए फैसिलिटेट कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अवधारणा गठन में सुविधा। ऑप्शन बी है आपका विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। या ऑप्शन डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे, जो कि कह रहा है एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे आ ने केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। बा उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए है समानता, एनालॉगी। ऑप्शन बी है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन सी है इंटीग्रेटिव थिंकिंग, एकीकृत सोच। ऑप्शन डी है कॉन्सेप्ट मैपिंग, मतलब अवधारणा मानचित्रण। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा ऑप्शन बी? जो है आलोचनात्मक सोच, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो कौन से करते हैं? ऑप्शन देखेंगे इसके। ऑप्शन ए है ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी। ऑप्शन बी बिहेवियरल। ऑप्शन सी कॉग्निटिव। ऑप्शन डी है सामाजिक। तो कौन से करते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यवहार, है ना, व्यवहारवादी, ठीक है। यहाँ पे भी बी दे रखा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड। रेगुलर क्लासरूम समावेश शब्द का विशेष शैक्षिक आवश्यकता लिखो। इन द मतलब बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। ऑप्शन ए है मोस्ट ऑफ द टाइम, सर्वाधिक समय। ऑप्शन बी है फुल टाइम, पूरा समय। ऑप्शन सी है सम टाइम, कुछ समय। ऑप्शन डी है नो टाइम, मतलब किसी भी समय नहीं। पे जो आंसर होगा वो होगा पूरा समय, मतलब पूरा समय बात की गई है ना। किसकी बात की गई है? समावेश शब्द, जो कि शैक्षिक आवश्यकता वाले को इन द मतलब बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षित करा जाए ना, तो पूरा समय। यहाँ पे बी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें हम तो एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन बी है डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट मैपिंग। ऑप्शन डी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे हम। तो 29 क्वेश्चन जो कह रहा है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक माध्यमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईट पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। ऑप्शन ए सुपर ईगो। ऑप्शन बी प्लेजर प्रिंसिपल। ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट। या ऑप्शन डी है रिप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे हिंदी पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपको समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो रिप्रेशन की बात हो रही है, ऑप्शन डी की बात हो रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन डी ही दे रखा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें अगर हम तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। क्या है? ऑप्शन ए है हंस आइजेंग। ऑप्शन बी है आरबी कैटल। ऑप्शन डी है सी है कार्डन अल्पोर्ट। ऑप्शन डी है कार्ल रोजर्स। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ प्रोपाउंडेड बाई, है ना। तो किसकी बात यहाँ पे की गई है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो बात हुई है वो है हंस आइजेंग की बात की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा क्या है? छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक और अच्छा करना चाहता है। ऑप्शन बी है छात्र बा सक्रिय और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्च मान प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी कक्षा सा वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। ऑप्शन से डी है छात्र दा कड़ी मेहनत करती है और उसे शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावना का अनुभव करती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण की प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा
कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन बी की बात की जा रही है। छात्रावास सक्रिय अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और उच्च अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सक्रिय रहता है और अच्छा प्रयास करता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी की बात हो रही है, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे भी दो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें हम, तो यदि वबाहा प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो ऑप्शन ए है अ बिगिनिंग, ऑप्शन बी है एन एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक अंत, ऑप्शन सी है एक शुरुआत तथा अंत, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एन एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक अंत। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने ही क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ आपके सामने रखती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करा लेती हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखूँगी, क्वेश्चन तो नहीं तो बहुत करा सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेंगे तो दिमाग में घुसेगा भी नहीं, लेकिन इसलिए थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्ध प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है दिमाग की अयोग्यता, ऑप्शन सी है लर्निंग, ऑप्शन डी है वो ऑप्शन होगा इसका लर्निंग। ठीक है, अधिगम, है ना। तो यहाँ पे भी आंसर वही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान में प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कार्यों में तार्किक और सामाजिक रूप से सूचना शामिल कहलाता है। ऑप्शन ए है कंपैशन प्रतिकरण, ऑप्शन बी है रेशनलाइजेशन, ऑप्शन सी है रिग्रेशन, ऑप्शन डी है रिप्रेजेशन मतलब दमन, है ना। तो रिप्रेशन, तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंसेस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, दिस फैक्टर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब ये साइकोलॉजिकल, माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपका जो है वो है आपका फिजियोलॉजिकल, और ये आपका जो ऑप्शन है वो साइकोलॉजिकल है मतलब मनोवैज्ञानिक कारक। ऑप्शन सी है सोशल फैक्टर्स, ऑप्शन डी है अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सामाजिक फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कराना नहीं चाहती हूँ ताकि आप पढ़ने में बोर भी ना हो। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब टॉपिक तो खैर नहीं, क्योंकि कल ही परीक्षा है, तो कल परीक्षा है जैसे कि, तो देखते हैं कि कैसा पेपर आता है। तो पेपर लेके आऊँगी जो कि परसों वालों के लिए होगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल का पेपर जो है वो मैं आप लोग को सॉल्व कराऊँ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।